चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन करी थी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन हुआ था। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, शुगर क्यों बोलते हैं इसको, है ना, सेकेराइड क्यों बोलते हैं, ये सब बातें कल हुई थी। सबको ये बात मालूम है। एल्डोजेस क्या होते हैं, कीटोजेस क्या होते हैं, कल ये सब बातें हुई थी। आयुष गुप्ता कल क्लास में थे। आयुष, एल्डोजेस का क्या मतलब था? एल्डोजेस जब हमने बोला था वर्ड, उसका क्या मतलब था? आयुष, हाँ बताइए, एल्डोजेस का क्या मतलब था? एल्डोजेस क्यों वर्ड यूज किया था? बोलिए जल्दी। प्रथमेश, प्रथमेश बताइए। प्रथमेश बताइए, एल्डोजेस का क्या मतलब था? एल्डोजेस कर करवाया था, एल्डोजेस कीटोजेस। साथ साथ में ये चैप्टर थोड़ा याद करने वाला हैवी है, लेंदी है। जितने पॉइंट्स रोज बताए जा रहे हैं उनको शॉर्ट नोट बना बना के एक एक पेजेस की अपने पास लूज शीट्स खरीद लाइए आप लोग। एक एक पेज की शॉर्ट नोट बनाइए, एक एक दो दो पेज की हर चैप्टर की, है ना, जिससे आपको रिवाइज करते वक्त आसानी हो। एक फाइल में दो दो चार चार पेज का शॉर्ट नोट बनाइए हर चैप्टर का। याद करेंगे, बड़े बड़े ऐसे पहले चैप्टर नहीं याद होते। आयुष क्या कह रहे हो आप? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो एल्डोजेस बोलेंगे, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कीटोजेस बोलेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे एनोमेर क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ही बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद अपन पढ़ते जाएंगे एक एक। एनोमर, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है ये पढ़ेंगे, ये लिखना नहीं है अभी। बीटा और अल्फा फॉर्म क्या होते हैं, किसी कंपाउंड की अगर बीटा फॉर्म की अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज कर रहे हैं तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक फिनोमिनन, स्पेशल फिनोमिनन, म्यूटर रोटेशन की, जो कुछ कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है। ये म्यूटर रोटेशन क्या है, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेशन है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो डाइसेकेराइड बनता है उसमें मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ती हैं, और वो जुड़ती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किस बॉन्ड से जुड़ती हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कैसे है? दो मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनाती हैं? कब उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को 1,4 बोलेंगे, कब उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को 1,2 बोलेंगे, या कब उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को C1 C4 बोलेंगे, ये एक ही बात है, या C1 C2 बोलेंगे। किस स्ट्रक्चर को, किस स्ट्रक्चर को अल्फा, किसको बीटा, किसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, म्यूटर रोटेशन, एनोमेरिक कार्बन। और ये सारे पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग ये किस बेसिस पे डिस्कस होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर पे डिस्कस होगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर्स में, उसमें जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो एक साइंटिस्ट है हॉवर्ड, उनके अकॉर्डिंग लिखते हैं हम लोग, इसलिए उस फॉर्मूला को हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जैसे जीओसी में या कहीं पे हमने पढ़ा था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक दो रिएक्शंस ग्लूकोज की रह गई हैं, वो ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग ये सारी चीजें अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, म्यूटर रोटेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब फिर हम डाइसेकेराइड पे आएंगे। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स करेंगे,
आफ्टर दैट हम डाइसैकेराइड पे आ जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये करने वाले हम लोग। चलिए, ग्लूकोज के रिएक्शन, जो रिमेनिंग रिएक्शंस रह गए थे वो थोड़ा सा एक दो करते हैं, ज्यादातर तो हो गए हैं। ग्लूकोज के कुछ केमिकल रिएक्शन रह गए थे, जैसे हम लोग बात करते थे कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से करा दीजिए। फिनाइल हाइड्रोजीन होता था C6H5NH2, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। तो इस फिनाइल हाइड्रोजीन से जब हम रिएक्शन कराते थे तो हम लोग बोलते थे फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। क्या बनता है? फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है ना। इसी तरीके से क्योंकि ग्लूकोज में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ग्लूकोज रिएक्ट करता है जब फिनाइल हाइड्रोजीन से, तो एक स्पेशल कंपाउंड बनाता है जिसका नाम हम लोग देते हैं ग्लूकोसाजोन। क्या नाम देते हैं? ग्लूकोसाजोन। और ये जो ग्लूकोसाजोन बनता है ये बनता है एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करने पे। फिनाइल हाइड्रोजीन की क्या लेते हैं हम लोग? एक्सेस लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में ये बनता है ग्लूकोसाजोन। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं जरा सा कहां पे होता है। ये पॉइंट नोट कर लिया बच्चों? ऑनलाइन? यस मैम। ऊपर CHO ग्रुप था, यहाँ पे CHOH था, इधर CHOH होल थ्राइस लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए CH2OH। ठीक, यहाँ पे C6H5NH2 ये रिएक्ट करेगा एक्सेस में। जब ये एक्सेस में रिएक्ट करता है तो ये दो जगह पे रिएक्शन करता है। वैसे हम लोग बोलते हैं कि ये किस पे रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड पे करता है, यहाँ पे करता है, लेकिन इस केस में ये दो जगह पे रिएक्शन करेगा। तो दो जगह पे जब रिएक्शन करता है तो कैसे होती है रिएक्शन? ऊपर क्या बनेगा और नीचे क्या बनेगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा, ऊपर वाले में आपका CH डबल बॉन्ड N NH, CH डबल बॉन्ड N NH, C6H5 आता है। मतलब क्या आपको सोचना है कि यहाँ का H और यहाँ का O चला गया H2O फॉर्मेट में, और ये जो है जाकर के इसके ऊपर जुड़ गया। CH के साथ डबल बॉन्ड आ गया N NH और C6H5। यहाँ तक बात क्लियर है? नीचे वाला जो कार्बन है इस पे C के पास डबल बॉन्ड आ जाता है और यही सेम ग्रुप जुड़ता है। HOH पूरा हट जाएगा यहाँ से और C के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा N NH। कहाँ पे? ये नीचे ये ग्रुप ये बना हुआ है, ये दो पे ही रिएक्शन हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा। हाँ H2O हटे, ये ऐसे का ऐसे। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोसाजोन, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लूकोसाजोन, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्लूकोसाजोन बनता है येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड sparingly soluble in water, अब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्यों बता रहे हैं ग्लूकोसाजोन की?
क्योंकि एक बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन की ये कंपाउंड बनता है येलो कलर का, है ना, तो इसलिए बताया जा रहा है आपको। और ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे तो एक ही मॉलिक्यूल यूज होता है, यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं आपके, तो यहाँ पे जो है आपका ओवरऑल में ये 3 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। मतलब अगर ये एक है तो इससे कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के? 3। बादल, बादल बोलिए। लास्ट लाइन का मतलब क्या है? कहाँ? स्पेरिंगली सॉल्युबल, कम डिसॉल्व होगा, मतलब ऐसा नहीं पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है। अभी 3 कैसे लग रहे हैं? 3 कैसे लग रहे हैं, देखो CHOH ग्रुप है ना यहाँ पे, सेकेंड वाले पे CHOH ग्रुप है, ऊपर तो CHO है, ऊपर तो सिंपल एक लग गया। CHOH पे पहले एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, है ना, और फिर उसके बाद सेकेंड एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया है ना, यहाँ पे ये यूनिट 2 होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हमने निकाला है, एक ऑक्सीजन हटा दिया, 2 डबल बॉन्ड कर दिया, तो यहाँ पे ये जो यूनिट जुड़नी चाहिए, लेकिन अगर ये इससे जोड़ेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड से एक ही जुड़ेगी, तो एक कहाँ जा रही है? 3 मॉलिक्यूल जुड़ने का लेखा जोखा भी तो होना चाहिए। नीचे भी जुड़ता हुआ नहीं दिखा रहा है, एक लाइन और नीचे स्टार बना के लिखो, मैं कंप्लीट रिएक्शन दिखाती हूँ। एक लाइन और लिख लो, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज forms same glucosazone, forms same glucosazone and osazone formation, osazone formation, osazone formation involves carbon number 1 and carbon number 2, C1 and C2. ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, 3 बताए ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, ये तीनों बनाते हैं सेम ग्लूकोसाजोन, या कह सकते हैं सेम ओसाजोन, जनरल नेम ओसाजोन है। तीनों के स्ट्रक्चर से सेम ओसाजोन बनता है। जुड़ तो एक ही रहा है, तो 3 क्यों बता रहे हैं? सेम ओसाजोन and osazone formation involves C1 and C2 कार्बन। C1 एल्डिहाइड वाले को लोगे, C2 दो ही जोड़ रहे हैं, तो एक कहाँ जा रहा है? हम्म, दो पे दो ही जुड़ रहा है। तीसरे का क्या हिसाब किताब?
अच्छा देखो कैसे तीन जुड़ रहे हैं, इसका हिसाब किताब देखिए। पहला जो है बोर्ड पे देखिए, यही है ना अपना। तो पहले हमने लगाया C6H5NH NH2, ये लगाया ना फिनाइल हाइड्रोजन। तो यहां से H2O निकल गया और ये जुड़ गया, क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, ये स्पीसीज जुड़ गई, CHOH बन गया, CHOH होल थ्राइस बन गया, और ये आपका CH2OH बन गया। ठीक, फिर इसके साथ सेकेंड मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है इसका फिनाइल हाइड्रोजन का। जब ये C6H5NH2 रिएक्ट करता है ना, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ये क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप है, सेकेंडरी है, तो ये ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो देखो क्या होता, ये तो ऐसे ही रहेगा। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसके ऊपर जब तीसरा लगता है, तो फिर अब ये कीटोन ग्रुप के ऊपर रिएक्ट करेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक्सेस है इसकी, तो आराम से दोनों पोजीशन पे क्या होगा, ये जुड़ जाए। एक ऑक्सीडाइज करने में यूज हुआ और दो जो है वो क्या हुआ, जुड़ गए। इस तरीके से तीन मॉलिक्यूल का हिसाब किताब। एक मॉलिक्यूल ये था, एक ये वाला सेकंड, और ये क्या हुआ, एक दो बार क्वेश्चन पूछा है ग्लूकोजाजोन फॉर्मेशन में कितने आपके मॉलिक्यूल यूज होते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। सेकेंड वाला इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, कीटोन में। बादल बोलिए, नहीं, दो से ज्यादा पेज नहीं करता है। क्या दो से ज्यादा रिएक्शन रिएक्टिव क्या कह रहे, अच्छा दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा रिएक्शन रिपोर्टेड नहीं है, नीचे वाले नहीं दे रखे, पहले और दूसरे पे ही हो पाता। अभी सेकंड वाले को क्या होगा, सेकेंड वाला ऑक्सीडेशन कर रहा है कीटोन का, अरे एल्डिहाइड अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल। नोट हो गया, चलो हो गया वेदांश। हो गया, अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी रिपोर्टेड है और ए साइक्लिक भी रिपोर्टेड है। तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं ग्लूकोज के, या कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ए साइक्लिक ना होकर के कैसा है, साइक्लिक। साइक्लिक स्ट्रक्चर होने का मतलब केवल ये है कि जो CHO का ऑक्सीजन है वही मिल करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर CHO ग्रुप फ्री है
मतलब ओपन स्ट्रक्चर है, जो एसाइक्लिक जो अभी तक हम बना रहे थे, ये स्ट्रक्चर ये बना रहे थे ना हम लोग, इसको हम बोलते हैं एसाइक्लिक या ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक या ओपन स्ट्रक्चर। इस ओपन स्ट्रक्चर में CHO फ्री है। CHO अगर फ्री है इस तरीके से, तो एल्डिहाइड ग्रुप की जितनी रिएक्शंस होंगी मैक्सिमम रिएक्शंस ये देगा। लेकिन अगर ग्लूकोज कई सारी रिएक्शंस नहीं दे रहा है जो एल्डिहाइड देता है, तो इसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि ये CHO इस फॉर्मेट में नहीं है, फ्री फॉर्मेट में नहीं है, कहीं ना कहीं वो साइक्लिक बना रहा है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक बार बना के दिखाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक भी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर किस किस कार्बन से बनता है, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है C1 कार्बन और C5 कार्बन को इन्वॉल्व करना है, C1 और C5 को इन्वॉल्व करना है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखें, तो ये 1 है, ये 2 3 4 यहीं पे होगा, 5 ये वाला है, 6 ये वाला, ठीक है। अब बनाया जाए साइक्लिक, इसको जोड़ेंगे, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, एक दो तीन चार कार्बन होगा, पांचवें कार्बन से जुड़ेगा, नीचे छठे कार्बन को अलग से दिखा, ठीक है। पांचवें पे क्या होता है देखिए, 5th कार्बन पे साइक्लिक में CH हो जाएगा, OH हट जाएगा, 1 2 3 4 5। अब जरा काउंटिंग कर लो, कहीं पे कुछ कार्बन हाइड्रोजन कम तो नहीं है, काउंट करो जल्दी से, क्योंकि हाइड्रोजन और वो तो कम नहीं होने चाहिए। C6H12 O6 बन रहा है, कहीं कुछ कम तो नहीं है, देखो जल्दी से। सही है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, कार्बन तो 6 दिख ही रहे, 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन देख लीजिए 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ क्या, पहला जो यहाँ पे CHO था, यहाँ पे CHOH बन गया, और यहाँ पे जो CHOH था उसका OH हमने हटा दिया, और ये ऑक्सीजन यहाँ से जोड़ दिया जो CHO का था, वो रिंग बना लिया। क्लियर है बात। अगर इसका हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग क्या दिखाते हैं, कायरल कार्बन को, कायरल को कैसे दिखाते हो फिशर में, क्रॉस से, कायरल को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस। तो बनाए, फिशर बनाओ, एक दो तीन चार पांच, कितने कायरल कार्बन है इसमें,
कितने कायरल कार्बन है, ध्यान से देखो, 4 या 5? इधर H, इधर OH, इधर O, और इधर ये बड़ा सा ग्रुप, ये भी कायरल है। ये वाला तो है, ये सब तो है ही, HOH, इधर ये वाला ग्रुप, इधर ये वाला ग्रुप, ये भी है, इधर ये बड़ा सा ग्रुप HOH, और इधर ये बड़ी सी चीज, ये भी है, ये भी है, यानी कि 5 कार्बन C1 to C5 क्या है, ठीक है। तो अगर फिशर बनाना है तो कैसे बनाएं, ऐसे बना सकते हो, वन टू थ्री फोर 5 दिखा दो और नीचे लिख दो CH2। 1 2 क्या हुआ, ये बंद कर दो ना, इधर बच्चों ने खोल रखा, बच्चों ने खोल रखा, बंद है ये खिड़की। चलो बनाओ, C1 पे क्या है, इस तरफ OH है, इस तरफ H है, ठीक है, HOH HOH, एक मिनट रुक जाओ, ये रट्टा भी लगाना है अपने को, HOH, पहले वाले पे याद रखो HOH, फिर HOH, HOH, लेफ्ट से चलेंगे HOH HOH, फिर इधर OH H, फिर उसके बाद बनाएंगे HOH, यहाँ पे H, HOH HOH OHH HOH, फिर उसके बाद H, तो CH2OH का OH इधर है। ये क्या बनाया हमने, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लिया इसका, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है ही है, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, और फॉर्मूला कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है वो बताते हैं, अल्फा से आ जाते हैं बीटा पे, धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे बढ़ते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज में पोजीशन क्या थी, कैसे याद रखेंगे, HOH HOH OHH HOH एंड देन H, यही था। C1 और इसको कैसे जोड़ना है, एक ऑक्सीजन से जोड़ देना है और फिर नीचे CH2OH बना देना है, और HOH HOH OHH देन HOH एंड देन H, है ना, क्लियर है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब बनाना है हमको इसका बीटा फॉर्मेट, अल्फा बीटा में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, बन गया। अब हमको बनाना है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ऐसे ही था ना, 1 2 3 4
5, कोई दिक्कत? 5 वाले को यहां से जोड़ दिया और यहां बना लिया CH2। क्या बनाया था हमने? HOH दो बार बनाए थे ना। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में बस डिफरेंस होता है, बीटा डी ग्लूकोज में स्ट्रक्चर बनाते वक्त ध्यान रखना है C1 पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा, चेंज होगा। चेंज का मतलब है जो HOH था वो क्या बन जाएगा? OHH। कॉन्फ़िगरेशन चेंज का मतलब लेफ्ट राइट चेंज हो, OHH हो जाएगा। बाकी जैसा उसमें था वैसा ही रहेगा। तो उसमें क्या था? उसमें पहले पे HOH, दूसरे पे HOH, तीसरे पे क्या था? OHH, फिर HOH और फिर H। यही था ना? क्लियर है बात? अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? C1 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। कोई समस्या? C1 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी लिखिए इसकी। डी ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन exist in two forms called alpha D glucose and beta D glucose. Alpha D glucose and beta D glucose अल्फा डी ग्लूकोज के लिए कैसे पहचानेंगे कौन सा फॉर्मेट अल्फा डी है? एक तो स्ट्रक्चर से पहचान सकते हैं और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज के लिए जब हम लोग, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं दोनों, एक्वस सॉल्यूशन में टू फॉर्म्स होते हैं जिनको अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं, और यहाँ पे लिख लीजिए टू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। ऑप्टिकली एक्टिव दोनों होंगे, एक को अल्फा एक को बीटा। एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा बीटा को पहचानेंगे कैसे? ऑप्टिकल रोटेशन जानते हैं ना? ऑप्टिकल रोटेशन सबको मालूम है, जब किसी कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाए और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो कंपाउंड किसी एंगल से रोटेट कर दे, तो वो जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं उस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड ए है, उसमें से हमने पीपीएल को पास किया, पीपीएल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाद में जब हमने पोलरीमीटर पे देखा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस पे देखा, तो रोटेशन हमें 30 डिग्री का दिख गया, पीपीएल 30 डिग्री घूम गई। इसका मतलब उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना है? 30 डिग्री उस कंपाउंड का। उसी तरीके से देखा गया कि जब ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया तो उसमें दो फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, दो तरीके के ऑप्टिकल रोटेशन दिख रहे हैं। जिसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं उसका ऑप्टिकल रोटेशन अलग था और बीटा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन अलग था। इन दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। अल्फा वाले की 110 डिग्री है ऑप्टिकल रोटेशन, और बीटा वाले की होती है 19.7 डिग्री। देख पा रहे हैं आप लोग?
ये दोनों वैल्यू याद रखिए, 110 डिग्री और बीटा जो फॉर्म है उसको, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू कितनी है, 19.7 डिग्री। ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन में जब देखोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब कभी अल्फा फॉर्मेट दिखेगा, कभी कैसा दिखेगा, बीटा। तो अगले ये आपका पहला पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन both forms can interconvert, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है। तो इनका इक्विलिब्रियम के टाइम पे इनका रोटेशन नोट किया गया है। तो इक्विलिब्रियम रोटेशन जो निकाला गया है वो निकाला गया है 52 डिग्री। अब आपको अगले टर्म से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। 52 डिग्री निकाला गया। अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इंटर कन्वर्टेबल है तो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी। इक्विलिब्रियम के टाइम पे अगर इक्विलिब्रियम रोटेशन देखें तो उस रोटेशन की वैल्यू कितनी है, 52। अगर केवल अल्फा डी ग्लूकोज को सेपरेट आउट करके हम लोग उसका देखना चाहें तो उसका कितना आया था, 110। बीटा डी ग्लूकोज का कितना ऑप्टिकल रोटेशन था, 19.7। लेकिन अगर हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में देखें तो इक्विलिब्रियम स्टेट में अपने को कितना दिखता है, 52 डिग्री। बात क्लियर है, बोलिए। हम तो जैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं, क्योंकि दोनों के रोटेशन क्या है, पॉजिटिव है, माइनस थोड़ी। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, दोनों डेक्स्ट्रो हैं। देखो, आप देखो ध्यान से, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज होगा अगर दोनों इक्विलिब्रियम में है तो अल्फा डी ग्लूकोज का परसेंटेज कम होता है, दिस इज 36%। और बीटा डी ग्लूकोज का परसेंटेज 64%। यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बीटा डी ग्लूकोज क्या होगा, ज्यादा परसेंटेज में होता है। हर्ष क्या कर रहा है, बोर्ड पे ध्यान दो, परसेंटेज नहीं किया ना। बीटा डी ग्लूकोज का परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा है, कितना है, 64%। अल्फा का रोटेशन ज्यादा था, बीटा का बहुत कम है कंपैरिजन में, 19.7, 20 के अराउंड है, 20 से भी कम, और वो 110। और बीटा का क्या है, परसेंटेज ज्यादा है, 64% है, और ये 36% है। यानी कि अगर आप 100 मोल लेते हो तो इसके 36 मोल मिलेंगे आपको और इसके 64 मोल मिलेंगे, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखो, इतनी बात समझ आ गई, ये पॉइंट नोट हो गए। बोलो बच्चों, थर्ड पॉइंट पे आ जाए। थर्ड पे म्यूटा रोटेशन पे आ जाते हैं। क्या चीज है म्यूटा रोटेशन? शुगर्स में ये फिनोमिनन देखने को मिल रहा है। क्या है फिनोमिनन, देखो ध्यान से। अल्फा डी ग्लूकोज था
ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज था, एक बीच में इक्विलिब्रियम की स्टेट आई और इधर क्या था, बीटा डी ग्लूकोज था। इसका ऑप्टिकल रोटेशन था 110 डिग्री, इसका ऑप्टिकल रोटेशन था 19.7 डिग्री। जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो ऑप्टिकल रोटेशन कितना हो गया, 52 डिग्री। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो भी आप ग्लूकोज ले रहे हो उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना दिखाई दे रहा है, 52 डिग्री। बात कुछ समझ आ रही है? यानी इक्विलिब्रियम स्टेट आते आते जो 110 ऑप्टिकल रोटेशन था वो क्या हो गया, डिक्रीजेस टू 52 डिग्री। एक फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन कम हुआ और दूसरे फॉर्म का क्या हुआ, इंक्रीज किया। ये बात कुछ समझ आ रही है बच्चों? ऑनलाइन जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका रिपोर्टेड है 110, बीटा डी ग्लूकोज का 19.7, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो 52 डिग्री दिखाई दिया। तो बोला गया कि कुछ ना कुछ अंदर ऐसा फिनोमेनन हो रहा है जिससे ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो रहा है। तो ज्यादा वाले का क्या होगा, कम होगा, और कम वाले का क्या होगा, बढ़ेगा। तभी तो 52 डिग्री दिखाई दे रहा है पूरे इक्विलिब्रियम का। क्लियर है बात? इस फिनोमेनन को ही हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। जैसे म्यूचुअल वर्ड होता है ना, उसी तरीके से इसको हमने क्या कह दिया, म्यूटा रोटेशन। एक फॉर्मेट का, एक फॉर्म का बढ़ा और एक फॉर्म का घटा, दोनों फॉर्म का बढ़ के और घट के इक्विलिब्रियम का एक इनके बीच का कुछ आया, तो इसलिए हमने इसको बोला, इस फिनोमेनन को क्या बोला, म्यूटा रोटेशन। तो डेफिनेशन भी लिखवा दे, छोटी सी डेफिनेशन कुछ लिख लो। कुछ लिखा नहीं है डेफिनेशन, वैसे इन्होंने लिखा इसका बढ़ जाता है इसका घट जाता है, इसी को बोलते हैं एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, बोल दो जल्दी से। सारे पॉइंट क्लियर हुए? क्योंकि जब अपन बुक उठाते हैं ना तो बुक उठाने में क्या होता है कि फिर अपने को वो थोड़ी सी, मतलब उसमें अपन फंसते हैं लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज। म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन लिख लो, कुछ खास नहीं पर लिख लो एक लाइन की। It is defined as change in specific optical rotation. It is defined as change in optical specific rotation. Change in optical specific rotation representing interconversion of alpha and beta forms of D-glucose to an equilibrium mixture. वही बात बोली गई है, चेंज हो रहा है, एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? म्यूटा रोटेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा बीटा फॉर्म, अल्फा का परसेंटेज कम, अल्फा का रोटेशन ज्यादा, बीटा का परसेंटेज ज्यादा 64% और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और बीटा का रोटेशन 19.7। ये डेटा अपने को याद करने हैं। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है ना, तो ग्लूकोज की चीजें याद करनी।
हो गया तो बोल दीजिए, अगले पॉइंट पे आ जाए। फोर्थ पॉइंट पे एनोमर क्या होते हैं और एनोमेरिक कार्बन क्या, एनोमर या एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने ग्लूकोज के दो फॉर्मेट देखे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा फॉर्मेट में केवल C1 कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज आया था। मतलब ऐसे किसी भी कंपाउंड के ऐसे फॉर्म्स जिसमें, या किसी भी कंपाउंड के ऐसे आइसोमर्स या ऐसे फॉर्म्स जिसमें केवल किसी एक कार्बन पे, वो C1 C2 कोई भी हो सकता है, किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, ऐसे कार्बन, उस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, और उन दोनों फॉर्म्स को क्या बोलेंगे एक दूसरे का, एनोमर्स। क्लियर है बात? तो डेफिनेशन लिखिए पहले, compounds which have different configuration only at C1 नहीं लिखिएगा, 1 कार्बन, वो C1 पे भी चेंज हो सकता है, C2 पे भी, किसी एक कार्बन पे चेंज हो, only at 1 कार्बन are called एनोमर्स, उनको बोलते हैं एनोमर्स, एंड दैट कार्बन is called एनोमेरिक कार्बन। कोई समस्या? अगर एग्जाम्पल लें तो बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, और इसमें C1 कार्बन क्या है, C1 पे था या C2 पे था कॉन्फ़िगरेशन चेंज, C1 पे था, C1 कार्बन इज एनोमेरिक। कोई समस्या हो तो बोले, नहीं हो तो आगे चलो। ओपन चेन फॉर्म तो बहुत ही कम है। चल, और क्या क्या पॉइंट बोले थे आज की क्लास में कराने? अल्फा बीटा फॉर्म करा दिया, एनोमर करा दिया, एनोमेरिक फॉर्म करा दिया, मेटा रोटेशन करा दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर सिखा दिया, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला सिखा देते हैं पहले, फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे जाएंगे अगली क्लास में मेरे ख्याल से। चलो, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है कोसी? हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला
फॉरवर्ड प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, तो इसमें एक लाइन लिख लो, इन हॉवर्थ फॉर्मूला, इन हॉवर्थ फॉर्मूला फर्नोज और पायरनोज रिंग विल फॉर्म, रिंग बनाएंगे, फर्नोज और पायरनोज रिंग विल फॉर्म, जिसमें 5 मेंबर्ड होगी उसमें फर्नोज बन जाएगी, और जिसमें 6 मेंबर्ड होगी वो उसमें पायरनोज बन जाएगी। ठीक, इन फिशर ग्रुप्स, इन फिशर ग्रुप्स which are right, which are in right hand, लेफ्ट और राइट में फिशर में रहते हैं ना ग्रुप्स, which are in right hand are directed below the plane of ring, जो राइट हैंड पे है फिशर में उसको जब हॉवर्थ बनाओगे तो कहां पे करोगे, बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक, और जो फिशर में आप लेफ्ट में ग्रुप लेते हो, ग्रुप लेफ्ट में लिया है आपने, उसको कहां पे बनाओगे, एबव द प्लेन ऑफ रिंग। बात समझ आ रही है बच्चों? जैसे मान लो हमने ये रिंग बनाई सपोज, ठीक है, ये रिंग बनाई सपोज, यहाँ पे मान लो हम OH इधर दिखा रहे हैं, H इधर दिखा रहे हैं, ठीक, तो ये वाला ऊपर दिखाया हमने एबव वाला, तो ये कौन सा ग्रुप होगा फिशर में, ये कहां पे होगा, लेफ्ट में होगा, और जो ग्रुप आप नीचे दिखा रहे हो वो कहां पे होगा, वो कहां पे होगा, राइट। मतलब फिशर से अगर हॉवर्थ बनाना है तो कैसे बनाना है, जो ग्रुप लेफ्ट में उसको कहां पे कर दो, प्लेन के ऊपर की तरफ दिखाओ, और जो ग्रुप राइट में है उसको कहां पे कर दो, बिलो। ठीक है, तो क्या याद रख सकते हैं, LARB, लेफ्ट एबव द प्लेन और राइट को कहां पे बना दो, बिलो। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए, अल्फा बीटा का बनाते हैं, अल्फा का फिशर भी बनाया था, फिशर के जस्ट बगल में बना के देखते हैं, फिशर बनाओ पहले अल्फा का, ये नोट हो गया ऑनलाइन, अल्फा का फिशर बनवाया है आपको, तो अल्फा का फिशर पहले बनाइए, हाँ वापस से बनाइए, तभी तो याद ऐसे ही होगा, नहीं तो याद ऐसे बनाया था ना हमने फिशर, ये आपने C1
C2, C3, C4 और C5 बनाया था, और नीचे CH2 ऐसे बनाया था। C5 को यहाँ पे जोड़ दिया था। अल्फा में क्या था? HOH, HOH, और यहाँ पे क्या था? OHH, फिर HOH और इधर H, यही तो था। बोलिए। अब क्योंकि आप देख रहे हो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, 5 तो कार्बन ही हो गए, 6 ये बनेगा, यानी कि पायरिनोज रिंग बनेगी। तो बेंजीन टाइप की ऐसा कुछ बना देते, एक ऑक्सीजन लगा दो इस पर, 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है ना। ये बात समझ आ रही है? कार्बन की नंबरिंग करते हैं पहले, इसको 1 लिख दो, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा दो CH2OH। पांचवें कार्बन पे H लगा हुआ है, वो H लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कहां पे जाना चाहिए? अबव जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को? अगर ऊपर CH2OH लगा दिए तो नीचे यहाँ पे क्या दिखेगा? बिलो द प्लेन दिखेगा ना, है ना। तो ये वाले की फिक्स पोजीशन, इसकी पोजीशन फिक्स है, ऊपर CH2OH और नीचे H। अब जो हाँ, अब ये जो CH2OH है ये रेड प्लेन में है क्या ये जो CH2OH है रेड प्लेन में नहीं है, अबव एंड बिलो ऊपर लगाया है ना। तो अब ये जैसे राइट या लेफ्ट में है। राइट एंड, अगर फिशर में बोलोगे तो राइट लेफ्ट में बोलोगे, राइट में इसका OH राइट में, फिशर में बोलोगे तो, और वैसे बोलोगे तो हावर्ड में बोलोगे तो ऊपर हो। आप जरा बना के देखो 1, 2 पे HOH करो, ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे लगाना है, जरा लगा के देखो रूल से सही बन पा रहा है। लेफ्ट को कहां पे रखना है? ऊपर। तो लेफ्ट वाला HOH, फिर HOH, फिर यहाँ पे OH H, और यहाँ पे क्या था? कौन सा फॉर्म बन गया? बोलिए बोलिए। नहीं, फिफ्थ की पोजीशन फिक्स है, फिफ्थ की फिक्स रखनी है आपको। कौन? CH2OH ऊपर ही लेंगे, वही तो बोल, CH2OH बाहर की तरफ ही, ऊपर ही है, लेफ्ट में ही है। ऐसा रिपोर्टेड है, हमें नहीं पता है, रिपोर्टेड है। बीटा बना दीजिए जल्दी से। हाँ तो उल्टा करके बनाइए ना, हाँ जल्दी से बना लीजिए। बाकी लोगों को क्लियर है? बीटा पे फर्स्ट पे चेंज करना है ना केवल, तो फर्स्ट ये वाले को बोला है हमने, ये सब तो ऐसे ही रहने वाले हैं। फर्स्ट पे HOH था, उसकी जगह क्या कर दें, बाकी सब वैसे ही रखना है। कर लेंगे, कोई समस्या हो तो बोलिए। टर्मिनल CH2OH हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ।
अल्फा बीटा सीख लिया, एनोमर सीख लिया, म्यूटर रोटेशन समझ गए। पॉइंट नंबर अब कौन सा आएगा, कितने पॉइंट होगा? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में लिखे, हाँ उसमें थ्योरी है तो 6 पॉइंट 40 पे छोड़ देंगे 6। आपका दिवाली ब्रेक होने वाला है ना। ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर से ज्यादातर रिएक्शन क्या हो रही है? एक्सप्लेन। ये साइक्लिक से कुछ रिएक्शंस एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, लेकिन साइक्लिक से सारी की सारी रिएक्शंस एक्सप्लेन हो रही हैं। जो रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं वो जेईई मेंस में आने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी जेईई मेंस में भी जो पहले के प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चंस दे देते हैं, तो उसमें आपके जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस कराते हैं वो आ जाते हैं। जैसे एक रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज की लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद ग्लूकोज की कोई रिएक्शन नहीं करेंगे अपन, ये लास्ट है। 7 पॉइंट में ही इसको कर लेते हैं। when glucose react with CH3OH in presence of dry HCl gas, when glucose react with CH3OH in presence of dry HCl gas, it forms alpha methyl glucoside and बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। अल्फा वाले से अल्फा बनेगा और बीटा वाले से क्या बनेगा? बीटा। अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। जल्दी से अल्फा बीटा का स्ट्रक्चर बनाइए और रिएक्शन कर दें वहां पे CH3OH की। अल्कोहल के, अरे ठीक है, जल्दी से बना लीजिए अल्फा बीटा। साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा बीटा का फॉरवर्ड तो नहीं बनाना है, फिशर या ऐसा बना लीजिए। कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5। यहाँ पे रिंग, यहाँ पे CH2H, यही था ना? क्लियर है बात? अब यहाँ पे क्या था? पहले कार्बन पे क्या था? HOH, फिर HOH, फिर OHH, फिर H, यही था ना? ये अल्फा फॉर्म है। अब जब इसकी रिएक्शन कराओगे CH3OH ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो चेंज क्या करना है? जो पहला कार्बन है ना, उसके ऊपर यहाँ जो OH दिया है, यहाँ पे OCH3 आ जाएगा। बस OH की जगह पे क्या आ जाएगा? OCH3, पहले ही कार्बन पे। बना लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। ये H ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा OCH। ये अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड है,
बीटा भी बना लेंगे। बीटा में OCH3 किस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, साइड ही तो चेंज होगी, बीटा से रिएक्ट करेगा तो OC जिधर OH है उधर OH। ठीक है, आज की क्लास आपकी करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे करा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा याद करते चलिए साथ में, बाद में बहुत हैवी करता है ये चैप्टर। चलिए बाय।